गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज मैं आप लोगों को रिपोर्टरी के एक अगले अध्याय की ओर ले जा रहे हैं। हम लोगों ने बॉनी गिब्सन्स को देखा था और एक विचारधारा को देखा था। आज हम लोग रिपोर्टरी का जो नेक्स्ट और जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रहा, हम लोग उसके विषय में आज देखेंगे। यह है डॉक्टर केंट। आप सभी डॉक्टर केंट से वाकिफ होंगे और डॉक्टर केंट का होम्योपैथी के प्रति कंट्रीब्यूशंस कहा जाता है कि अगर डॉक्टर केंट नहीं होते तो शायद हम लोग मेंटल सिम्टम्स के विषय में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं कर पाते। तो ये छात्रों, आज हम लोग थोड़ा सा रिपोर्टरी और डॉक्टर केंट के संबंध को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वैसे डॉक्टर केंट के विषय में कहा गया है, डॉक्टर केंट का जो होम्योपैथी में आगमन हुआ वह अपने आप में बहुत ही अनूठा था। इनके पत्नी बीमार थी और किसी होम्योपैथ के द्वारा एक सिंगल रेमेडी से इनका रोग ठीक हुआ। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन को कहा जाता है लव फॉर द सिंगल रेमेडी और हाई पोटेंसी। लव फॉर द सिंगल रेमेडी एंड हाई पोटेंसी एंड यूटिलिटी ऑफ द मेंटल को इन्होंने जितना विस्तार से हम लोगों के सामने में रखा, वह हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। छात्रों, डॉक्टर बॉनी गिब्सन्स के द्वारा रिपोर्टरी आया और होम्योपैथी में एक चमत्कार हुआ। ये मैथमेटिकल प्रोसेस जो सॉर्टिंग मेडिसिन का सॉर्ट करना और उसको ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है और इसके बहुत सारे रिपोर्टरी जो बने डॉक्टर बॉनी गिब्सन्स के, वह होम्योपैथी में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। सब्सिक्वेंट जो चेंजेज आए और इसके साथ में डाटा बढ़ते चले गए और मैथमेटिका का भी विकास होता चला गया, नए नए प्रूविंग होते गए, बहुत सारे प्रैक्टिकल गलतियां, प्रैक्टिकल मजबूरियां और डिफ़िकल्टीज आने लगे। तो इन सबों का अध्ययन करने के पश्चात लगा कि बॉनी गिब्सन्स का जो जनरल रूब्रिक्स है वह हमेशा यूजफुल नहीं होगा। जनरल रूब्रिक्स जो है सो हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होगा। इसीलिए जनरल रूब्रिक्स के अलावा पर्टिकुलर रूब्रिक्स और भी जितने तरह के रिपोर्टरी में सिम्टम्स होते हैं, उन सबों का उपयोग हम लोगों को करना पड़ता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस को केवल जनरल रूब्रिक्स के आधार पर नहीं माना जा सकता है। तो इसके लिए हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स भी चाहिए। हम लोगों ने बोगर के इंट्रोडक्शंस में हम लोगों ने देखा था कि पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स का भी महत्व होता है। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस जो होता है वह एक दायरे में अगर चल रहे तो ठीक है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है तो एक स्ट्रेटेजिकल प्रैक्टिस होता है और इसीलिए हमें दिमाग को विस्तार करना पड़ता है और हमें साधन भी बहुत सारे यूज करने पड़ते हैं। पर्टिकुलर सिम्टम्स और जनरल सिम्टम्स जो है सो रोगी में बहुत दिखलाई पड़ते हैं और इसीलिए रिपोर्टरी के कॉन्सेप्ट में एक बदलाव लाने की आवश्यकता थी। और एक कहा जाता है कि मैन जो है सो डायनेमिज्म और मेटेरियलिज्म पर भी डायनेमिक होता है और वाइटल प्रिंसिपल पर भी डायनेमिक होता है। तो दोनों के अवस्था में अगर हमें इसको कर पाए तो हम लोगों के लिए यह रिपोर्टरी जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। तो डॉक्टर केंट के रिपोर्टरी को हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच टू द रिपोर्टरी कहते हैं। बॉनी गिब्सन्स थेराप्यूटिक्स पॉकेट के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशंस यह था कि नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत कम थे। उसमें बाद में ग्रेडेशंस ऑफ मेडिसिन जो 5 ग्रेड में थे उसको अनुसरण करना बड़ा प्रॉब्लम था और रूब्रिक्स की संख्या बहुत कम थी। क्रॉस रेफरेंस का भी फैकल्टी उसमें सही नहीं था और जनरल रूब्रिक्स ही हमेशा एक्यूट केस में हम लोग नहीं देख पाते थे। इसलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है सो आप बॉनी गिब्सन्स के रिपोर्टरी में थोड़ा सा डिफिकल्ट पाइएगा, लेकिन केंट के रिपोर्टरी में यह उतना ज़्यादा नहीं है। तो छात्रों, केंट ने कहा कि द मोस्ट डिफिकल्ट विद द बॉनी गिब्सन्स रिपोर्टरी वाज दैट द मॉडलिटीज and other part of the patient himself are mixed together, है ना। कहा कि
बहुत ही सही नहीं हो पाता है। जो जनरल में है वो पर्टिकुलर में नहीं है, पर्टिकुलर में है वो जनरल में नहीं है। इसीलिए हम लोग इसका सक्सेसफुल सही तरीके से इसका बर्निंग एसेंस रिपोर्टरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण होते हैं, और कॉन्शसनेस का इम्पोर्टेंस हम सभी होम्योपैथ को है, कॉन्शसनेस का। केंट ने पाया, और केंट के विषय में कहा जाता है ये स्वीडनबॉर्गियन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ये होम्योपैथी आने के पहले से ही स्वीडनबॉर्ग के फिलॉसफी से परिचित थे। तो स्वीडनबॉर्ग के फिलॉसफी और हैनीमैन के फिलॉसफी को दोनों का संयुक्तिकरण इनके लिए होम्योपैथी के अंदर में एक कॉन्शसनेस की भावना, सिंपल सब्सटेंस की भावना को इन्होंने प्रतिपादित किया, और उसे व्यवहारिक रूप से मेंटल के माध्यम से देखने का इन्होंने फैसला लिया। स्वीडनबॉर्गियन फिलॉसफी के विषय में कहा जाता है यह एक आध्यात्मिक फिलॉसफी है, जहाँ कि जीवन के उस स्वरूप को देखने का प्रयास, सिंपल सब्सटेंस के रूप में देखने का प्रयास, जिसे डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर इन होम्योपैथी में बहुत विस्तार से सिंपल सब्सटेंस के विषय में कहा है। और आज के समय में इसे समझना और होम्योपैथी का पूरे पोटेंशियलिटी के साथ में होम्योपैथी के व्यवहार करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारे होम्योपैथ हैं जो कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं, और बहुत से लोग इसको बहुत अच्छा पहचानते भी हैं। और ऐसा देखा गया है, और डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा है, माइंड इंडवेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड है, इसके बिना और इसको समझे बिना हम लोग होम्योपैथी का अच्छा अध्ययन नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिस में पेशेंट के अंदर में जो सिम्टम्स होते हैं वह जनरल से पर्टिकुलर होता है। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। आर्सेनिक पेशेंट में जो है तो जनरली चिली होता है, और हमेशा गर्म कपड़ा उसे ढके रहना पसंद करता है। लेकिन इसका सर का दर्द जो है सो ठंडे पानी से आराम मिलता है, कोल्ड एप्लीकेशन से होता है। उसी तरह से हॉट पल्सेटिला पेशेंट जो है सो बहुत समय में थर्स्टलेस इंडिकेटेड होता है। तो छात्रों, ये जो कंट्रोवर्शियल सिम्टम्स आते हैं इसे आप बर्निंग एसेंस के रिपोर्टरी में आप नहीं देख पाते हैं। तो इसके लिए हमें केंट के रिपोर्टरी का ही सहारा लेना पड़ता है। सो बहुत एक ऐसे रिपोर्टरी की आवश्यकता थी जहाँ की हमें जनरल रूब्रिक्स भी मिले और पर्टिकुलर रूब्रिक्स भी मिले। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल और पर्टिकुलर जो है सो एक नए सिचुएशंस के लिए हमारे लिए चैलेंज बना, और यह चैलेंज जो है सो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हुआ, और केंट रिपोर्टरी सामने में उभर करके हम लोगों को आया है। केंट ने बहुत जल्दी इस बात को स्वीकार किया कि एक मेंटल स्टेट को भी हमें समझना होगा, और क्योंकि इनकी पहले से मानसिकता थी तो इन्होंने मेंटल सिम्टम्स के पिकुलरिटी कहा कि बर्निंग एसेंस ने केवल एक जनरल मेंटल की बात करी, और उसके कारण उन्होंने मेंटल का प्रयोग को बहुत ही लिमिट कर दिया था। लेकिन केंट के ने मेंटल के पिकुलरिटी, क्योंकि मेंटल बहुत सारे पिकुलरिटी सिम्टम्स हुआ करते हैं जो कि हमेशा बीमारी के साथ में एसोसिएटेड होते हैं, तो इसका इन्होंने इसमें समावेश किया है। और हमारे मेट्रिया मेडिका में आप पाइएगा, अपने मेट्रिया मेडिका में कोई ऐसा दवा नहीं मिलेगा जहाँ की मेंटल सिम्टमेटोलॉजी नहीं होगा, है ना। इसीलिए कोई भी ड्रग पिक्चर जो है सो बिना मेंटल सिम्टम्स के कंप्लीट नहीं होता है, और सभी फिजिकल सिम्टम्स मेंटल सिम्टम्स के साथ ही आते हैं। और मेंटल सिम्टम्स जो है इसीलिए हर एक केस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है, और हम बिना मेंटल सिम्टम्स के इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो केंट के जो इवैल्यूएशन मेथड्स है उसके अंदर में सबसे पहले जो प्राथमिकता इन्होंने दिया माइंड को, और माइंड के 3 पार्ट होते हैं, हम लोग इसका अलग से अध्ययन करेंगे माइंड को। इस सबसे पहले बात होता है इमोशनल स्टेट, जिसके अंदर में आपका गुस्सा, आपका दया, वीपिंग, क्रोध, ये सब इसके अंदर में आता है। उसके बाद में इच्छाएं होती हैं, लव एंड हेट, आपको क्या इच्छा है और क्या डिजायर है और क्या एवर्सन है। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिकता के समझ शक्ति, और डॉक्टर केंट ने इन तीनों को अपने रिपोर्टरी में, इमोशनल, विल्स और इंटेलेक्ट को अपने रिपोर्टरी में
समाहित करने का प्रयास किया है। फिजिकल जनरल कहते हैं कि फिजिकल जनरल जो है सो मेंटल के अनुरूप होता है। फिजिकल जनरल जो है सो हमेशा मेंटल के अनुरूप होता है। सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल जो है सो जनरल प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसीलिए फिजिकल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स में अगर समानता आ जाता है तो फिर आपके लिए एक सिमिलिमम के पास में पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ा आधार मिलता है। और फिजिकल जनरल जो है सो सिमिलिमम को खोजने में हमें बहुत बड़ा सहायक होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर, डॉक्टर केंट का सबसे बड़ा जो योगदान मैं कहूँगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर। कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर को मैं हमेशा रिबेलियस पर्टिकुलर यानी कि विरोधी, जनरल का जो विरोधी हो, कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर आर इम्पॉर्टेंट इन द फाइनल स्टेज ऑफ द डिफरेंशिएशन। जब दवा का सिलेक्शन करना हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर का उपयोग आप करेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही सही दवा के पास में आप पहुंच पाते हैं। इसीलिए केंट ने पर्टिकुलर सिम्टम्स का अपने रिपोर्टरी में जो जोड़ा है ये हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। और केंट के रिपोर्टरी में आप देखिएगा जो केंट का रिपोर्टरी बॉनिगिसंस के रिपोर्टरी से कई गुना ज़्यादा बड़ा बन गया। इस कारण बना कि इसके अंदर में जनरलिटी चैप्टर, माइंड चैप्टर के अलावा हर एक अंग के लिए अलग अलग चैप्टर बनाए गए जहाँ की पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। दो तरह के पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं वहाँ पर। एक पर्टिकुलर सिम्टम्स है जो कि कॉमन नेचर का है, जो कि जनरल के अनुरूप है, और दूसरा पर्टिकुलर सिम्टम्स ऐसा है जो कि जनरल के विरोधी है। इसको पहचानने के लिए आपको जनरल सिम्टम्स भी देखने होंगे और पर्टिकुलर सिम्टम्स भी देखने होंगे, तो आप इसको देख। और जब फैसला करने की बारी आती है यानी दवा चुनाव करने की बारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर सिम्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो छात्रों यह केंटियन रिपोर्टरी का एक खासियत है, विशेषता है। इसके माध्यम से आप मानसिक लक्षणों के साथ जनरल सिम्टम्स का समावेश करते हुए भी पर्टिकुलर सिम्टम्स के पास में आते हैं, यानी कि जो जीवन का वास्तविकता है, स्वरूप है, वह दिखलाई पड़ता है। जीवन का वास्तविक स्वरूप के आधार पर सिमिलिमम को खोजना और सिमिलिमम तैयार करना, टोटलिटी तैयार करना हम लोगों के लिए एक सत्य स्वरूप को देखने के बराबर होता है। तो छात्रों हम लोग इस कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और धरातल पर काम को, डॉक्टर केंट के काम को कहा जाता है कि धरातल पर काम, क्योंकि केंट साहब के पास में प्रैक्टिकल और क्लिनिकल अनुभव बहुत ज़्यादा था और इनके समय तक जो पहले के जो इतिहास थे उस सारे इतिहास का पूरा वैल्यू इनके पास में था। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने एक साथ देखा और देखते हैं इस केंट के रिपोर्टरी में कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में। इनर नेचर और आउटर प्रेजेंटेशंस है ना, जो आप देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो, फिजिकल सिम्टम्स देख रहे हो, और इनर जो प्रॉब्लम है उसको कहाँ देख रहे हो, नहीं दिखलाई पड़ता है। उसको देखने के लिए हमें मेंटल के पास में जाना पड़ता है। और पर्टिकुलर जो है सो इस दोनों से मेंटल, आपके अंदर में जो मेंटल और फिजिकल से जो इमर्ज होकर के आता है उसे हमें पर्टिकुलर सिम्टम्स निकलता है। तो मेंटल फिजिकल और पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है सो माइंड के, ह्यूमन माइंड के और ह्यूमन लाइफ को का सही प्रेजेंटेशन बन पाता है। डॉक्टर केंट ने जनरलाइजेशंस को लिमिट किया, बोला कि नहीं सभी कुछ को जनरल नहीं है और सभी पर्टिकुलर को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। और देयर आर डाइवर्सिटी इन द यूनिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ, जीवन देयर डाइवर्सिटी इन द यूनिफाइड, हर जो विचित्रता है, अलग अलग चीज है, वह आपको एक जगह पर यूनिटी है। तो जो टोटलिटी होता है, टोटलिटी के अंदर में असलियत होनी चाहिए। और असलियत बात यह है कि एक मनुष्य के जीवन के अंदर में एक विपरीत परिस्थिति भी है और एक समान परिस्थिति भी है, विपरीत परिस्थिति भी है और समान परिस्थिति है। इसलिए इसका जो यूज जो है सो बहुत ही बृहत हो जाता है। अब जब आप विपरीत परिस्थिति और समान परिस्थिति को साथ लेकर के चलते हैं
तो कॉन्कॉमिटेंट का यूज बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कॉन्कॉमिटेंट का आप अलग ही व्यवहार कर ले रहे हैं अलग अलग जगहों पर। इसीलिए केंट के रिपोर्टरी में कॉन्कॉमिटेंट जो है सो अपने आप इंक्लूडेड हो जाता है, इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आप इसके साथ में पर्टिकुलर रूब्रिक्स जो है सो आपको कॉन्कॉमिटेंट के जैसा व्यवहार करता है। इसीलिए अलग से आपको कॉन्कॉमिटेंट रूब्रिक्स को चुनने का, सिलेक्शन करने का आपको यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए केंट के रिपोर्टरी को देखेंगे तो कहा जाता है कि ये पूरा जमीन पर वास्तविकता को प्रदर्शित करने वाला रिपोर्टरी है, जमीनी स्तर का वास्तविकता को प्रदर्शित करने वाला रिपोर्टरी है। और कहा जाता है कि सबसे इट इज द फाइन ब्लेंड, मिलावट है ना, किसका मिलावट? माइंड, फिजिकल जनरल और पर्टिकुलर का। माइंड, फिजिकल जनरल और पर्टिकुलर का एक सही मिश्रण है, जो कि आप केंट रिपोर्टरी के माध्यम से देख पाते हैं। तो छात्रों, आपको इस बात को दिमाग में, जहन में बैठाना पड़ेगा, रियलिटी ऑफ द लाइफ, वास्तविकता। हम कल्पना के आधार पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कल्पना को धरातल पर लाके करते हैं। जो सामने में है वही सत्य है, सामने में है वही सत्य है, और इस सामने को देखने का प्रयास जो है सो हमें करना है। सामने को, जो सामने हमारे पास में है, उसको देखने का प्रयास हम लोगों को करते रहना है, और यही हमारा जो है सो व्यवहारिक स्वरूप कहलाता है। केंट रिपोर्टरी ऐसा है जिसके अंदर में काम का और खास करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क और प्री कंप्यूटर एज में इसका हम लोगों के सामने में आया। मैंने कंप्यूटर के पहले वाले युग से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और आज जो है रेमेडी के नाम है, डाटाबेस जो है सो अल्फाबेटिकल इसके अंदर में दिया हुआ है ये हम लोगों के लिए। और डॉक्टर केंट लिखते हैं, आई हैव बीन लेक्चरिंग टू द क्लासेस ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका सिंस 1883 एंड इट हैज बीन ए बिटर fight continuously through. I have enjoyed it and worn it out. कहा कि इतना मैं लेक्चर देता रहा, और आपको लेक्चर ऑन होम्योपैथिक मैथमेटिका आप अगर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना होम्योपैथी का इनके अंदर में ज्ञान था, कितना इनके अंदर में होम्योपैथी की रुचि थी, और इसके प्रति ये था ध्यान था। स्टूडेंट्स से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्लाइड्स पर अपना मार्क मत दें, है ना, उसको रोकें। आप स्लाइड पर मार्क नहीं देंगे प्लीज। सबसे बड़ी बात होती है कि हम अपने दिमाग पर कितना जोर देते हैं, और हमेशा क्या दिमाग पर जोर दे पाएंगे? हमेशा दिमाग पर जोर दे पाएंगे? ऐसा नहीं होता है, हमेशा हम दिमाग पर जोर नहीं दे पाएंगे। तो कुछ समय में हमें दिमाग पर जोर देना पड़ता है, और कुछ व्यक्ति, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहा जाता है कि मेहनत और बिना मेहनत, ये दो चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम लोग कितना प्रयास, कुछ चीजें बिना प्रयास के मिल जाए और कुछ को प्रयास करें, तो दोनों के बीच में हमारी जिंदगी चलती है। और डॉक्टर केंट ने अपने बड़ा ये कहा है कि आई एक्सेप्ट हैनीमैन एज फर्स्ट, बेस्ट एंड फाइनल व्हेनेवर द डिस्प्यूट। कहा कि हमारा जो पूरा जो जीवन है तो वह केंट हैनीमैन ही है, और मैं हैनीमैन को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि हैनीमैन और स्वीडेनबॉर्गियन में उन्होंने एक समानता देखा। स्वीडेनबॉर्गियन जो है सो एक फिलॉसफी है, और स्वीडेनबॉर्ग एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, जिनके जहाँ पर कि वाइटल प्रिंसिपल के जैसा ही सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे। इसलिए डॉक्टर केंट को हैनीमैन के सिद्धांत को समझने में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। इसके साथ में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो ये लेक्चर्स जो है सो वह काफ़ी हम लोगों ने देखा
ये हम लोगों का जो प्रयास है केंट को, वह प्रयास जो है सो मैं आज केवल आपको इसके विषय में इंट्रोडक्शंस दे रहा हूँ, केवल आपके विषय में केंट के विषय में जो 3 मुख्य बात को बताने का कोशिश किया। मेंटल जनरल की बात मैंने बताने का कोशिश किया, मैंने इसके फिजिकल जनरल की बात को बताने का कोशिश किया, और कैरेक्टरिस्टिक्स पर्टिकुलर को। तो छात्रों आप देखिए यहाँ पर मेंटल पर्टिकुलर और कट गया है बंद करो। तो हम लोग स्लाइड्स का हम लोगों ने बात को खत्म किया। अब हम लोग इस बात को थोड़ा सा जहन में बैठाने का कोशिश करें। मैं इसके अगले लेक्चर्स में आप लोगों के सामने में इसके पूरे रिपोर्टरी की रचना लेकर के आ रहा हूं, जहां की आप रिपोर्टरी को समझेंगे। आज के इस लेक्चर में इस इंट्रोडक्शंस के साथ में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने केंट का विषय में देने का कोशिश किया कि व्यवहारिकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, मनुष्य की पहचान माइंड से ही होती है। मनुष्य की पहचान जो है सो केवल माइंड से होती है। इस बात को दिमाग में रखना है कि मनुष्य को हम लोग माइंड के माध्यम से ही पहचान सकते हैं। शरीर के माध्यम से जो कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं, वो शरीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो एक तरफा प्रेजेंटेशन है। अगर आप कैलकेरिया कार को केवल कहेंगे कि वह डल है, मोटा है, थुलथुला है, तो कैलकेरिया कार ऐसी बात नहीं है। कैलकेरिया तब आप कैलकेरिया कार को समझ नहीं पाइएगा। कैलकेरिया कार के पेशेंट बहुत इमेसिएटेड भी होते हैं, बहुत रिकेटिव भी होते हैं, और वैसे में दोनों अवस्था में कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने के लिए केंट ने कहा कि कैलकेरिया कार को अगर समझना है तो आप कैलकेरिया कार के डिसऑर्गेनाइजेशंस को समझिए, जो कि शरीर में कितना उसके डिसप्रोपोर्शनेट है और माइंड में कितना डिसप्रोपोर्शनेट है। जो डिसप्रोपोर्शंस उसका एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। कैलकेरिया ग्रुप का मेडिसिन का डिसप्रोपोर्शन माने अव्यवस्थित, अनुकूल नहीं, एक जैसा नहीं, जैसा होना चाहिए, समरूपता नहीं दिखलाई पड़े। शरीर का जो सिमेट्री है और मन का जो सिमेट्री है, अगर दोनों में भिन्नता दिखलाई पड़ रहा है शरीर का, जैसे कोई आदमी, मोटापा किसको कहते हैं? मोटापा खाली मोटा होने, अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है मोटापा, तो वह कैलकेरिया कार नहीं होगा, जो कि डिसएप्रोप्रिएटली मोटापा होगा। डिसएप्रोप्रिएट मोटापा मतलब ये उस शरीर का जो मोटापा है, मांसल भाग है, सभी जगह पर एक जैसा नहीं है, सभी जगह पर अलग अलग है। तो इस अलग अलग को एक जैसा बनाने अगर आप देखते हैं और कहेंगे सबको मोटापा, इसलिए मोटापा का भी क्लासिफिकेशन होता है। तो साथियों, हम लोगों ने तो वास्तविकता को समझने के लिए जो क्या नेचुरल है, क्या अननेचुरल है, क्या प्राकृतिक है, किसको हम सिम्टम्स कहेंगे और किसको सिम्टम्स नहीं कहेंगे, यह जानना हम लोगों के लिए जरूरी है। सिम्टम्स वही होता है जो कि सामान्य से या शरीर में व्यवधान उत्पन्न करे, जिसके कारण कष्ट हो। वैसा मोटा रोगी जो मोटापा से परेशान है, उसके कारण उसके जीवन बाधित है, उसके कारण उसका शरीर में उसका काम करने में दिक्कत हो रही है, शरीर को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, उसको मोटापा कहेंगे। लेकिन जो आदमी एक्टिव हो, काफी व्यवस्थित हो, उसको मोटापा कहेंगे, क्योंकि तो उसके साथ में उसके साथ में वो एडजस्टेड है। बात समझ रहे हैं ना? सिम्टम्स का मतलब अगर मोटापा सिम्टम्स के रूप में लेना है तो उसे डिसएप्रोप्रिएट होना पड़ेगा, उसको अलग होना पड़ेगा। तो ये चीज को हम लोगों को बात को समझ करके हम लोग आगे चलते हैं, और आज इसके साथ हम लोग इस लेक्चर का यहीं पर समापन करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग केंट को और भी इसके पूरे कैरेक्टर रिपोर्टरी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड